हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा सेशन है ये डीएसए का फर्स्ट सेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट देखा जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डीएसए पढ़ना चाहते हो, ठीक है, डीएसए के अंदर कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो। और मेरा भी मकसद यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें सिखाऊं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराऊं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने भी इसमें कमेंट किया कि सर आपने सी शार्प लैंग्वेज चूज किया, इसके लिए थैंक यू, ठीक है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो डीएसए के अंदर कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। डीएसए कोई भी सीख सकता है, किसी भी लैंग्वेज में सीख सकता है, सभी में कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डीएसए ना सीखें तो इससे कुछ प्रॉब्लम आएगी, इससे कुछ हमें क्या जॉब नहीं मिलेगी, डीएसए के बिना भी हमारी जॉब लग सकती है, तो हम डीएसए क्यों सीखें, ऐसे बहुत सारे दिमाग में रहता है। देखो एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी आईटी कंपनी के अंदर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो सबसे उसका जो मेन फोकस ये होता है कि वो आपके लॉजिक डेवलपमेंट को चेक करना चाहता है। अब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप लॉजिक डेवलपमेंट तो सीख सकते हो, पर एक लेवल का लॉजिक डेवलपमेंट सीख सकते हो, एक नॉर्मल छोटे लेवल के प्रोग्राम्स बना सकते हो। यदि आपको कोई बड़े लेवल के प्रोग्राम्स बनाने हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तो सीखना ही पड़ेगा। और आजकल तो ये हर कंपनी के अंदर का एक बिल्कुल मैंडेटरी पार्ट हो चुका है कि डीएसए तो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप किसी भी टाइप के डेवलपर्स हो, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर्स हो, चाहे आप बैक एंड डेवलपर्स हो, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, चाहे आप सिस्टम प्रोग्रामर हो, इवन आप चाहे डेवऑप्स इंजीनियर हो, मतलब कंपनी के हर प्रोफाइल के अंदर डीएसए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डीएसए लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम स्पेसिफिक होता है। पर लैंग्वेज से हमारे को फायदा ये होता है कि जो चीजें हम एल्गोरिथम में देखते हैं उसको हम लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो ये कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है। यदि आप इस कोर्स को अच्छे से सीखते हैं तो आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छे से होने वाला है, और साथ ही साथ आपको जो कॉम्प्लेक्स टाइप के बिजनेस कोड होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के जो लॉजिक्स होते हैं ना, उनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा डर भी लगता है कि डीएसए के हम सीख पाएंगे, डीएसए बहुत ज्यादा टफ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएसए आपके लैंग्वेज का बेस है, आपके लैंग्वेज का फाउंडेशन है। यदि आपको डीएसए नहीं पता होगा तो आपको लैंग्वेज के अंदर का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो कॉन्सेप्ट आपको कभी क्लियर नहीं होगा। मतलब बिना डीएसए के जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोग्रामर के अंदर का जो अपर पार्ट होता है ना वही देखते हैं। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर, जैसे आप इंडिया क्या है, आपको पता है कि ये पूरी तरह से क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पूरा एग्रीकल्चर होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर के अंदर जो चीजें आप यूज करते हो वो कैसे उसको हम बनाते हैं, कैसे उस खेती होती है, ठीक है, कैसे वो क्रिएट होता है, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी वही चीजें हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन का जो अपर लेयर है ना उस पर आप काम कर रहे हो, उसके लोअर लेयर पे काम नहीं करते, उसके इंटरनल स्कीमा के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। यदि आप किसी भी प्रोग्राम के इंटरनल स्कीमा, इंटरनल वर्किंग, इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्पेसिफिकेशन, यदि इसके बारे में यदि आपको जानकारी गेट करनी है तो आपको डीएसए सीखना होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएसए हर किसी को सीखना है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा राइस कैसे होती है, जो आप आटा यूज करते हो उसका वो कैसा होता है, इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होगी। तो बस आपको ऊपर ऊपर का पता होगा। आप खुद सोचो कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग यदि आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आप इंटरव्यू में स्टक होगे ही होगे। तो इसलिए प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में तो यदि आप जितने भी रेपुटेटेड कंपनी है, मैं बात करूं कि अमेजॉन हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यदि आप इन कंपनी के अंदर ड्रीम रखते हैं, इन कंपनी में जाना चाहते हैं तो डीएसए वहां पे मैंडेटरी है। और अब तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो छोटे स्टार्टअप हैं वो सभी डीएसए पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा पहला सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, हो सकता है उनको सी शार्प लैंग्वेज का नॉलेज ना हो सकता है उनको विजुअल स्टूडियो के बारे में पता ना हो सकता है उनको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता ना हो। तो पहले मैं इस सेशन के अंदर आपको एक बेसिक डिटेल दूंगा, आपको बहुत ज्यादा गो थ्रू नहीं करना है। आपको सिंपल अपने मशीन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट .NET का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको छोटा सा बस एक सॉफ्टवेयर बताता हूं जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो आप यहां पर जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। क्योंकि सबसे पहला तो हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, क्योंकि यदि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तभी आगे काम हो पाएगा। तो सिंपल आप जाइए, देखो आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब i3 या डेल कोर ऐसे मशीन में ये नहीं चलेगा, मिनिमम आपका विंडोज 11 होना चाहिए। क्योंकि देखो जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में आप काम करोगे ना उतना अच्छा होगा। तो आपका मशीन जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम i7, i5 इस टाइप के प्रोसेसर होने चाहिए, ठीक है। रैम आपका एटलीस्ट 8 GB तो होना ही चाहिए। और आपका SSD, मतलब आजकल तो वैसे कंपनी बाय डिफॉल्ट आपको SSD देता ही देता है। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आप लिखिए, VS कोड में काम नहीं चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कम्युनिटी एडिशन 2020, मतलब 2022 का डाउनलोड कर लेना। आप इस पर क्लिक करना, बहुत ही सिंपल है डाउनलोडिंग, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पर जाओ, इस लिंक पे जाकर के आप हिट मार दो, ठीक है। इससे आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा जो स्टार्टअप सेटअप होता है ना वो डाउनलोड होता है। इसके बाद ये थोड़ा सा, मतलब इसमें आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। देखो ये फोल्डर आपको मिल जाएगा डाउनलोड में जाकर के। फिर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगा, यस करना है आपको।
ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा मतलब आपको टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में, अब यहीं से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस पता चलेगा। यदि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी ये अपलोड हो जाएगा, और यदि आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। इसमें आपका इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा क्लाउड से इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो देखो ये आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन बताता हूँ। इसमें सिर्फ आपको C# प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करना है, आपको किसी भी टाइप का कोई दूसरे टूल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे मशीन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अभी ये छोटा, ये सिर्फ आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होगा तभी नेक्स्ट विंडो खुलेगा, और यदि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं होगा, मतलब विंडोज 11 नहीं होगा या विंडोज 10 नहीं होगा, तो आपका ये सॉफ्टवेयर वहीं पे क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गेटिंग द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रेडी, आपका इंस्टॉलर क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मेरे इसमें बता रहा है कि देखो ऑलरेडी आपके पास विजुअल स्टूडियो, आपके पास कुछ अपडेट्स हैं, आप अपडेट्स करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा, ठीक है। ये वाला जो इसके पहले स्क्रीन आया था वो नहीं आएगा, ये स्क्रीन आएगा। इसके अंदर आपको सिंपल, इसमें कुछ भी ASP.NET ये सब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट ये वाला सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, सब आप अनचेक कर देना और इसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना, ठीक है। मतलब आपको क्या सेलेक्ट करना है, ओनली .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमें DSA सीखना है, हमें C# लैंग्वेज सीखना है। यदि आगे आपको .NET भी सीखना होगा तो आप ASP.NET वेब डेवलपमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर जाकर के डेटा स्टोरेज, ये सिर्फ .NET डेवलपर्स के लिए है। यदि आप C# डेवलपर्स हैं या आप DSA सीख रहे हैं तो आपको इतना इनफ है, ठीक है। तब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मशीन पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये पहला स्टेप्स हो गया कि आप अपने मशीन पे इन्वायरमेंट बना लो। इन्वायरमेंट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो लिखना है। देखो मेरे में दोनों है, VS कोड और विजुअल स्टूडियो, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। विजुअल स्टूडियो जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के लिए, VS कोड जो है ना ये आपका एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये इसके थ्रू आप फ्रंट एंड C++ बहुत सारे लैंग्वेजेस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के लिए विजुअल स्टूडियो ही है, ठीक है। अब आप इसमें जाइए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ओके, और यहाँ पर जाकर के आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट कभी कभी वर्जन वाइज चेंज भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये स्क्रीन अलग है, और आपको कंसोल एप्लीकेशंस पे जाना है। कहाँ पे जाना है, कंसोल एप्लीकेशंस पे जाना है, फिर नेक्स्ट करना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दो। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया DSA प्रोजेक्ट, ओके। मैंने नाम क्या दे दिया, DSA प्रोजेक्ट दे दिया मैंने इसका नाम, और मैंने E ड्राइव में यहाँ पे सेव करा, मैंने नेक्स्ट करा, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट किया फिर वापस से इसमें आपको 6.0, आगे अभी जो लेटेस्ट डाउनलोड करोगे ना उसमें 7.0 भी होगा, वो भी चलेगा। 8.0 भी लेना है तो वो भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग कोड के अलावा एल्गोरिथम्स पे भी फोकस करना है। एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर, DSA का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो देखो DSA में प्रोग्रामिंग वैसे होता ही नहीं है। DSA में क्या होता है, सूडो कोड्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ सूडो कोड, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स होता है। पर एल्गोरिथम्स को देख करके आपका ब्रेन, एल्गोरिथम्स को आपका ब्रेन समझ सकता है ना, सिस्टम नहीं समझ सकता। तो पहले आपको अपने ब्रेन को समझाना है तो एल्गोरिथम डिजाइन करो, फिर इसके बाद इसको आपको यदि सिस्टम में इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, C#। तो मैं अभी आपको C# का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। जैसे आप विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, ये प्रोजेक्ट आपका बन गया, और इसको बिल्ड कर लो। बिल्ड मतलब होता है कंपाइल करना, इसमें थोड़ी सी भाषा अलग है। बिल्ड मतलब कंपाइल करना, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रन करो। जैसे ये ग्रीन कलर का आपको बटन दिख रहा है ना, ये बटन आपका स्टार्टर बटन है, इसको आप क्लिक करो, ये बटन आपका एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन गया, ठीक है। आप खुश हो जाओ कि C# का इन्वायरमेंट आपके मशीन पे क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो चीजें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, कि लेक्चर फर्स्ट में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें रहेगी हमारा। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में पहले बताया था कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, व्हाई इज DSA इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक C# सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और कोड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आप इस वीडियो को देख करके बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर या व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ओके। तो डेटा स्ट्रक्चर आर वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, ठीक है। मतलब आपको इसमें दो चीजें होती है, आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है और डेटा को स्टोर करना, मतलब दोनों चीजें आप डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैनेजमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारे अलग अलग सामान है और अपने घर में उसको प्रॉपर वे में जमाना है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रॉपर वे में क्या करते हो, अरेंज करते हो। जैसे कोई गेस्ट आ जाता है, यदि आपके अंदर आपके यहाँ कोई गेस्ट नहीं आता तो चलो ठीक है, आप इतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं करते हो, पर यदि कोई गेस्ट आता तो आप क्या करते हो, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करते हो, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। स्टोरिंग डेटा मतलब डेटा को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो, वो प्रोग्राम चला करके खुश हो जाते हो कि एडिशन का प्रोग्राम बन गया, पर वो प्रोग्राम कहीं पर स्टोर तो होता होगा ना। दो तरीके से स्टोर होता है देखो डेटा, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी मतलब जैसे आपने प्रोग्राम बनाया एडिशन का और आपने रन करा और इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर होता है। और यदि आप कोई फाइल के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हो तो वो परमानेंट स्टोरेज होता है, वहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है, स्टोरिंग डेटा। और डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ना, वो मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको भी बताया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगा, इसमें मैं लेक्चर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको इंप्लीमेंट करूंगा कि एरे को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रिंग कैसे मैनेज करते हैं, कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं बताऊंगा और साथ में आपको डेटा टाइप का जो कंसेप्ट है, मतलब जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, जो 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर के, वो चीजें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैनेज करूंगा, ठीक है। तो आप मेरा पर्टिकुलर वीडियो पूरा देखिए, आप अपना पूरा प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज करूंगा जिसमें आप पूरा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जो इन्वायरमेंट बनाना बताया था कि विजुअल स्टूडियो कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और विजुअल स्टूडियो के अंदर एक नॉर्मल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, इतना आप पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। इसमें आप बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।